वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन उसका लाभ उठाते रहिए। 19 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है टेस्ट नंबर 20। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 20 तक पहुंच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर दिन टेस्ट दिया जाता है, इसका लाभ उठाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहा क्या रहा? अवधानम क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा अवधानम क्या है? एक साहित्यिक प्रदर्शन है। क्या है? एक साहित्यिक प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो अवधानम भारत में प्राचीन समय से जो है एक लोकप्रिय साहित्यिक प्रदर्शन है। अवधानम की उत्पत्ति एक सांस्कृतिक साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में हुई थी, किंतु यह आधुनिक समय में तेलुगु एवं कन्नड़ भाषा के कवियों के कारण पुनर्जीवित है। ठीक है। अवधानम एक रोचक साहित्यिक गतिविधि है। इसमें मुश्किल साहित्यिक पहेलियों को हल करने के साथ साथ कविताओं को सुधारना और ऐसे कई कार्यों को एक साथ करने की एक व्यक्ति की क्षमता का जो है परीक्षण करना इसमें शामिल है। और इस तरह से बना बनाकर सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट देकर यूपीएससी प्रश्न कर लेती है कि ये क्या है और वो क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता की। इसका आयोजन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने संयुक्त रूप से किया है। अधिकतर जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसके गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है इस तरह के प्रश्न में, तो बिल्कुल गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। केंद्रीय वाणिज्य नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय, पहला वाला सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता की। यह प्रमुख वैश्विक संस्थागत निवेशकों, भारतीय उद्योगपति और भारत सरकार एवं वित्त बाजार नियामकों के शीर्ष नीति निर्धारकों के बीच एक विशेष वार्तालाप प्रक्रिया है। ठीक है। इसका आयोजन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वाणिज्य नहीं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष ने संयुक्त रूप से किया है, न कि वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ नहीं है। क्या है? राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष। देखिए, इस वार्ता प्रक्रिया में भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर जो है विचार किया गया, चर्चा की गई। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। एक तरफ है युद्धाभ्यास और उससे संबंधित है देश। गरुण युद्धाभ्यास के सामने भारत और फ्रांस लिखा है। इंद्र के सामने भारत और रूस, और द्रजवा के सामने लिखा है रूस और पाकिस्तान। बताइए कौन सा युग्म सही सम्मिलित है इसमें? गरुण भारत और फ्रांस के बीच है या भारत और इंडोनेशिया के बीच है? भारत और फ्रांस के बीच ये करेक्ट है स्टेटमेंट। इंद्र तो पता ही होगा भारत और रूस के बीच है, और द्रजवा जो है वो रूस और पाकिस्तान के बीच है। सारे के सारे सम्मिलित हैं, तो डी है इसका आंसर 1 2 3। तो देखिए, द्रजवा युद्धाभ्यास रूस और पाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। अभी जो द्रजवा 5 है जो संपन्न हुआ इन दोनों के बीच, उसका जो उद्देश्य है वो है आतंकवाद विरोधी डोमेन में दोनों सेनाओं के अनुभवों को साझा करना। पाकिस्तान और रूस की सेना के मध्य यह अभ्यास पहली बार कब शुरू हुआ था? 2016 में आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसके बाद यह अभ्यास अब तक कुल 5 बार आयोजित किया जा चुका है। भारत और रूस के बीच जो इंद्र है उसका आयोजन किया जाता है। इंद्र का भारत और रूस के बीच किया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। और जो गरुण युद्धाभ्यास है उसका आयोजन भारत और फ्रांस की सेनाओं के मध्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में निकोबार के टेरेसा आइलैंड में संपन्न 3 दिवसीय एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का नाम है बुल स्ट्राइक, का आयोजन किया गया। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन के बीच है ये बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश के बीच नहीं है। नेपाल, भूटान, भारत के बीच नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत के बीच नहीं है। ये भारत की ही एक्सरसाइज है। भारत की तीनों सेनाओं के मध्य है ये, भारतीय थल सेना, नेवी और एयरफोर्स यानी वायुसेना के बीच। तो अंडमान और निकोबार कमांड ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विसेज कॉम्बैट एक्सरसाइज जो है उसका कोड नाम क्या है?
बुल स्ट्राइक का आयोजन किया। यह अभ्यास तीन सेनाओं, भारत की तीन सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर को कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित करती है। कुछ इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड, जैसे कि आपको पता होना चाहिए चीफ ऑफ डिफेंस कौन है, तो जनरल बिपिन रावत हैं। और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर और चीफ कौन होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इस हिसाब से कौन हुए, रामनाथ कोविंद जी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। बहुत बढ़िया पहल है। और उत्तर क्या है इसका, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, उत्तराखंड ने शुरू किया ये। तो उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम यानी डीएमसी ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत प्लास्टिक कचरे के बदले 5000 फेस मास्क जो है वितरित किए जाने हैं। ठीक है। अब देखिए, देहरादून के जो नगर आयुक्त हैं ना, उनका नाम है विनय शंकर पांडे ने सबसे पहले शुरुआत की। क्या की, अपने घर से प्लास्टिक कचरा लेकर आए वो, और जो है मास्क प्राप्त करके ले गए, और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए और मास्क के महत्व को बताने वाले पहले व्यक्ति बन गए वो उत्तराखंड के, इस योजना से रिलेटेड। हाल ही में 3 राफेल विमानों का दूसरा बैच भारत पहुंच चुका है, जिसके साथ अब भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की संख्या कुल कितनी हो गई है, 8 हो गई है। अब आपको बताना है ये विमान हमने निम्नलिखित में से किस देश से खरीदे हैं या खरीदे जा रहे हैं। यूएसए, ये है राफेल। गलत, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हाल ही में फ्रांस से रवाना होकर 3 राफेल विमानों का जो दूसरा बैच है भारत पहुंच चुका है। इसके साथ भारतीय वायुसेना में कुल राफेल विमानों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। 3 राफेल जेट का दूसरा बैच फ्रांस से उड़ान भरने के बाद नॉन स्टॉप 4 नवंबर 2020 को गुजरात के जामनगर उतरा। और इससे पहले 5 राफेल जेट का पहला बड़ा बैच कब आया था, 28 जुलाई 2020 को आया था भारत, जिन्हें 10 सितंबर 2020 तक हरियाणा के अंबाला एयरबेस कैंप में जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। अच्छा, दूसरे बैच के आने के साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास अब कुल 8 राफेल विमान हो गए हैं। और भारतीय वायुसेना प्रमुख जो हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, याद रखिएगा इनका नाम, इनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2023 तक सभी 36 जो ऑर्डर किए थे भारत ने फ्रांस के द्वारा भारत को सौंप दिए जाएंगे, पूरे 36 के 36 राफेल जेट। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गया है, ऑफिशियली बाहर हो गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, यूएसए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक यानी ऑफिशियली रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका 2015 में इसमें शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है। सबकी आधार किनका, जो हार गए कल। देखिए, पृथ्वी को जलवायु संकट के बिगड़ते प्रभावों से बचाने के लिए साल 2015 में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 5 साल हो गए कम से कम। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया निम्नलिखित में से किस सागर या महासागर के साथ अपनी सीमा साझी करता है? तो ये अफ्रीका है, इधर की तरफ है, तो यहाँ क्या है, इंडियन ओशियन है, इधर पैसिफिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर अटलांटिक है, इधर साउथ अमेरिका, इधर पैसिफिक है। ठीक है। तो इंडियन ओशियन हो गया ना, हिंद महासागर। तो तंजानिया हिंद महासागर के तट पर स्थित पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। इसकी औपचारिक राजधानी डोडोमो है और इसकी वास्तविक राजधानी क्या है, दार ए सलाम। ठीक है। तंजानिया के उत्तर में युगांडा, विक्टोरिया झील और केन्या है। इसके पूरब में है हिंद महासागर, पश्चिम में बरुंडी रवांडा है और दक्षिण पश्चिम में है मोजाम्बिक, न्यासा झील, मलावी और जाम्बिया। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5895, तंजानिया में ही अवस्थित है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीकन कंट्री जो इंडियन ओशियन से लगे हैं या फिर इधर अटलांटिक से लगे हैं, पूछे जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ लेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लेगा, इधर भी उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लेगा। अभी पीसेस में ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लीशमैनियासिस नामक बीमारी सैंड फ्लाई
के काटने से फैलती है और मानव शरीर में आंत की लीशमैनियासिस को आमतौर पर भारत में काला जार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, लीशमैनियासिस जो बीमारी है सैंड मक्खी के काटने से तो फैलती है और मानव शरीर में आंत की लीशमैनियासिस को काला जार के रूप में जाना जाता है। एसएससी बैंक का फेवरेट प्रश्न है, सीधे सीधे पूछते हैं इसको। तो लीशमैनियासिस भारत सहित लगभग 100 देशों को प्रभावित करने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है और ये जो बीमारियां हैं संचारी रोगों का एक विविध समूह होती हैं जो लगभग 150 देशों के उष्णकटिबंधीय एवं पोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्याप्त हैं। यह लीशमानिया नामक एक परजीवी के कारण होता है जो होता है सेंड मक्खी के काटने से फैलता है। ठीक है, सेंड फ्लाई। देखिए, मानव शरीर में आंत की लीशमैनियासिस को आमतौर पर भारत में काला जार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कभी कभी समाचारों में रहने वाली वन बेल्ट वन रोड परियोजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, यह परियोजना 2013 की है और इसकी शुरुआत की थी रूस ने और इसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाहों, पाइपलाइनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं को ज़मीन और समुद्र होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का विचार है। देखिए, पहली बात तो ये परियोजना जो है चीन की है, तो हमें 13 की हो या 14 की हो स्टेटमेंट कटेगा। इसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाहों, पाइपलाइन और अन्य बुनियादी सुविधाओं को ज़मीन और समुद्र होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का विचार है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल 2। तो देखिए, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या फिर वन बेल्ट वन रोड परियोजना 2013 में शुरू की गई थी और किसने शुरू किया था इसको? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के समुद्री सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक विकास रणनीति है जो कनेक्टिविटी पर केंद्रित है। इसके माध्यम से सड़कों, रेल, बंदरगाहों, पाइपलाइन और बुनियादी सुविधाओं को ज़मीन और समुद्र होते हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने का विचार है। हालांकि इसका मुद्दा कुछ और भी है। इसका उद्देश्य यह भी है कि इसके द्वारा जो चीन है अपना वैश्विक प्रभुत्व जो है पूरे वैश्विक स्तर पर जो है पहुंचाना चाहता है, बनाना चाहता है। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लेना। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ है, बीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है जिसका एग्ज़ाम 27 दिसंबर को होगा और साथ ही 2021 के लिए यूपी पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड आने पर ही आप रटना शुरू करते हो या तेज तेज। ठीक है, सारा सिलेबस आप 1 महीने में ख़त्म करना चाहते हो, वैसा थोड़ी होता है। धन्यवाद।